अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है वो लैग्रांज थ्योरम है और ये थ्योरम ग्रुप थ्योरी की बेसिकली बेस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। पूरी की पूरी ग्रुप थ्योरी इस पर बेस करती है। इसको समझने की कोशिश आपने करनी है। लैग्रांज थ्योरम से पहले एक कॉन्सेप्ट है इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप का। वो कहते हैं अगर एज में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कोसेट्स से क्या मुराद है। सपोज़ अगर जी एक ग्रुप है और एज उसका कोई सब ग्रुप है तो एज के कोसेट्स से क्या मुराद है। आप जी के एलिमेंट्स उठाते जाएं। सपोज जी के एलिमेंट्स HA1 HA2 एलिमेंट्स उठाते जाएं, कोसेट्स लेते जाएं, जो इनकी कलेक्शन आपके पास आती जाएगी। ये सारी मैंने कोसेट्स की कलेक्शन ले ली है। सपोज़ मैं इस कलेक्शन को शो करती हूँ इस तरह से। मैंने इन सारे कोसेट्स की कलेक्शन ले ली है। अब वो कहता है कि अगर अब ये डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, मतलब अगर A1 से एक कोसेट बना है तो मैंने A2 से वो वाला कोसेट नहीं लेना। अगर A2 से भी मैं वही सेम एज A1 वाला कोसेट ही आ जाए तो मैं इसको शो नहीं करूँगी। लेकिन अगर A2 से कोई डिस्टिंक्ट कोसेट आया तो उसको मैं इस सेट में शो करूँगी। तो ये मैंने डिस्टिंक्ट कोसेट्स ले लिए, सारे के सारे एज के डिस्टिंक्ट कोसेट्स ले लिए इन जी। तो मैंने ये कलेक्शन ले ली कोसेट्स की। अब वो क्या कह रहे हैं, लेट एज बी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी बाय द इंडेक्स ऑफ एज। इस एज के इंडेक्स से क्या मुराद है, इंडेक्स ऑफ एज इन जी, जिसको हम डिनोट ऐसे करते हैं जी कॉलन एज, जो है स्मॉल ब्रैकेट्स में इसको कहते हैं इंडेक्स ऑफ एज इन जी। उसने आगे साथ लिख भी दिया रीड एज इंडेक्स ऑफ एज इन जी। इससे क्या मुराद होती है, वो कहते हैं वी मीन द नंबर ऑफ। अब जितनी इस कलेक्शन की यानी कि इसका जितना ऑर्डर होगा वो कहलाएगा इंडेक्स ऑफ एज। मतलब जितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बनेंगे या जितने डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ़्ट कोसेट्स, वो क्या कहलाएगा, इंडेक्स ऑफ एज इन जी कहलाएगा। एज का क्या होगा, इंडेक्स होगा। एज हमने कोई सब ग्रुप लिया था, एज के जितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बनेंगे वो उसका एज का इंडेक्स होगा। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, हमने एक एग्ज़ाम्पल की है सब ग्रुप के केस में। ये जब हमने S3 को एक सब ग्रुप लिया, S3 को हमने ग्रुप लिया, एज उसका एक सब ग्रुप लिया। हमें पता है कि एज का ऑर्डर 3 है। अब एज के मैंने जब उसके मैंने सारे के सारे लेफ़्ट और राइट कोसेट्स लिए। पहले मुझे पता है कि S3 में एलिमेंट्स कितने थे, A B AB और A2B। ये मेरे पास किसके एलिमेंट्स थे, S3 के। मैंने क्या किया, मैंने 1 बाय 1 S3 के एक एलिमेंट को उठाती गई। पहले E के साथ करके देखा, फिर A के साथ करके देखा, फिर A² के साथ करके देखा। तीनों केसेस में मेरे पास यही एक सेट आया। तो मैं इसके जब कोसेट्स की कलेक्शन लिखूंगी तो उसमें मैं इनमें से एक उठाऊंगी। मैंने एज A लिख लिया। फिर मैं B के साथ करके देखती हूँ, यही आप जब एज A B के साथ करके देखें, एज A² B के साथ करके देखें, तीनों केसेस में यही कोसेट आता है। तो आप यहाँ से भी एक उठा लेंगे, एज B उठा लिया। ये दोनों अब डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं और आप सारे एलिमेंट्स कवर भी कर चुके हैं। मतलब आपने 6 के 6 एलिमेंट्स के साथ करके देख लिया हुआ है। तो आपके पास 2 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आए हैं। तो इसका मतलब है कि इस सब ग्रुप एज का इंडेक्स क्या है, 2 है। क्योंकि ये 2 कोसेट्स आए हैं तो आपके पास एज का इंडेक्स क्या है, 2 के इक्वल है। तो ये था इंडेक्स की डेफिनेशन। अब आप आगे आ जाएँ सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट इंडेक्स। अब वो क्या कहता है, अगर कोई सब ग्रुप जो है उसका इंडेक्स फाइनाइट कब होगा, या हम कब कहेंगे कि ये एज एक सब ग्रुप है फाइनाइट इंडेक्स का, वो तब होगा जब नंबर ऑफ राइट कोसेट्स फाइनाइट हों। क्योंकि हमें पता है इंडेक्स क्या होता है, जो कोसेट्स हैं उनकी तादाद को हम इंडेक्स कहते हैं। जो राइट कोसेट्स हैं, नंबर ऑफ राइट कोसेट्स को हम इंडेक्स कहते हैं। अगर वो नंबर ऑफ राइट कोसेट्स फाइनाइट होंगे तो इंडेक्स भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ कोसेट्स फाइनाइट नहीं होंगे, यानी कि नंबर ऑफ कोसेट्स इनफाइनाइट होंगे, तो आपके पास जो इंडेक्स है वो भी इनफाइनाइट इंडेक्स होगा। जहाँ पे सब ग्रुप्स के कोसेट्स निकालने की इस लेक्चर से पहले लैग्रांज थ्योरम वाला जो आर्टिकल मैंने बुक पे जहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होता है उससे बिल्कुल पिछले पेज पर आपके पास तमाम सब ग्रुप्स, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, 3 से 4 एग्जांपल्स गिवन है। उसमें उसने सब ग्रुप्स जो हैं उनके कोसेट्स निकालने सिखाए हुए हैं। आप वो सारे के सारे एग्जांपल्स आपने लाजमी करनी है। उसमें आपको पता चलेगा कि सब ग्रुप के कोसेट्स कैसे निकाले जाते हैं और फिर उन कोसेट्स की तादाद इंडेक्स होती है। तो आपको वहाँ डिफरेंट सब ग्रुप्स के लिए इंडेक्स भी पता चलेंगे।
उसके बाद आ जाए लैग्रांज थ्योरम पे। अभी तक तो हमने इंडेक्स का कॉन्सेप्ट किया था, लैग्रांज थ्योरम में इंडेक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। वो कहते हैं लैग्रांज थ्योरम बेसिकली कहता क्या है, वो कहते हैं द ऑर्डर एंड द इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। अब जी अगर एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, ये जब उसका कोई सब ग्रुप ले लेते हैं। अब हम अगर जी इटसेल्फ एक फाइनाइट ग्रुप है तो डेफिनेटली उसका सब ग्रुप भी फाइनाइट है। मैं लेट कर लेती हूँ कि उसका ऑर्डर n के इक्वल है। तो वो कहता है कि एक सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और दूसरा क्या रिजल्ट है, वो कहते हैं इस सब ग्रुप का जो इंडेक्स है, इस सब ग्रुप का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और इस सब ग्रुप का इंडेक्स भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इंडेक्स को शो कैसे कहते हैं, हमने देखा कि इस सब ग्रुप इंडेक्स ऑफ एच इन जी को शो करते हैं इस तरह से। हम यहाँ ब्रैकेट्स लगाते हैं, लेकिन अगर मैंने इस इंडेक्स ऑफ एच इन जी जो है, इंडेक्स ऑफ एच इन जी को कैसे शो करते हैं इस तरह से। अगर इंडेक्स इसका सपोज आर है, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि इंडेक्स और जो सब ग्रुप का ऑर्डर है, सब ग्रुप का ऑर्डर भी सब ग्रुप का इंडेक्स भी, ये दोनों किसको डिवाइड करेंगे, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। ये लैग्रांज थ्योरम है कि कोई भी अगर आप ले लें, ऑर्डर ले लें और इंडेक्स। अब मैं इसको अगर आपको एक एग्जांपल से बताऊं, अगेन आ जाए S3 के एग्जांपल पे। आपने S3 में ये एक सब ग्रुप लिया, सब ग्रुप का ऑर्डर 3 था। अब देखें ग्रुप का ऑर्डर आपके पास 6 है, सब ग्रुप का ऑर्डर 3 है, डेफिनेटली 3 6 को डिवाइड करता है। अब इसी तरह आप जब एज का इंडेक्स निकालते हैं, आपने उसके राइट कोसेट्स निकाले, ये दो आपके पास राइट कोसेट्स आए, और जितने राइट कोसेट्स होते हैं उतना आपके पास इंडेक्स होता है। तो आपके पास इंडेक्स क्या आया, इस सब ग्रुप एज का इंडेक्स क्या आया, 2 के इक्वल आया। तो आप क्या लिखेंगे, इसके जो इंडेक्स है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो अब आपके पास जो इंडेक्स आया है, अब ये जो इंडेक्स है, अब आप देखिए इंडेक्स 2 भी डेफिनेटली 6 को डिवाइड करता है। तो आपको क्या पता चला कि एक सब ग्रुप का ऑर्डर भी ग्रुप को डिवाइड करता है, और सब ग्रुप का इंडेक्स भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो यहाँ तक आपने एग्जांपल देख लिया। आपने बेसिकली लैग्रांज ने एक थ्योरम दिया था, ये ओवरऑल ग्रुप हर एक ग्रुप पे होल्ड होता है। आप कोई सा भी ग्रुप ले लें, उसका कोई सा भी सब ग्रुप उठा लें, उस सब ग्रुप का ऑर्डर भी ग्रुप को डिवाइड ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और उस सब ग्रुप का इंडेक्स भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये हर ग्रुप के लिए, फाइनाइट ग्रुप के लिए, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर फाइनाइट हो, ऐसे हर ग्रुप के लिए ये रिजल्ट होल्ड होता है कि लैग्रांज का दिया हुआ थ्योरम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये पूरी ग्रुप थ्योरी पे होल्ड होता है। आपने ये खुद करके देखना है, आप कोई सा भी ग्रुप उठा लें, कोई सा भी ग्रुप, उसका किसी कोई सब ग्रुप ले लें, आप देखेंगे कि उसके सब ग्रुप का ऑर्डर मस्ट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। और फिर आप उसी सब ग्रुप का आप इंडेक्स लेके देखेंगे, यानी कि उसके राइट कोसेट्स निकालेंगे, तो जितने राइट कोसेट्स आएंगे उनकी जो तादाद आएगी वो चूँकि इंडेक्स कहलाती है, तो इंडेक्स भी आप देखेंगे कि वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम इस थ्योरम के प्रूफ पे। हम लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ करना चाह रहे हैं। वो कहता है लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ। अब हमने क्या किया, हमने पहले जी को एक ग्रुप ले लिया ऑर्डर n का, और एच को एक सब ग्रुप ले लिया ऑर्डर m का। हमने पहले लेट कर लिया, हमें पता था कि हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, तो डेफिनेटली उसका एक फाइनाइट ऑर्डर है, हमने वो ऑर्डर n लेट कर लिया। एज को एक सब ग्रुप ले लिया ऑर्डर m का। फिर हमने ये जो है ये कलेक्शन ले ली सब ग्रुप्स की, दैट दिस वन विद द कलेक्शन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ एज इन जी। मैंने एज के सारे सारे राइट कोसेट्स की कलेक्शन ले ली, दिस वन, ये सारी की सारी मैंने क्या की, एज के राइट कोसेट्स की कलेक्शन ले ली। आप देखें वो कहते हैं कि हमने सबसे पहले ये शो करना है कि जो ये सेट आया है ये आपके पास है पार्टीशन। अब पार्टीशन क्या होती है, सपोज़ मैं आपसे कहती हूँ कि मैं एक सेट यहाँ ले लेती हूँ, जी इक्वल ले लेती हूँ, जी को मैं इक्वल ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 और 6 के। सपोज़ मैंने एक सेट ले लिया, ऐसे ही रैंडम एक सेट उठा लिया। मैं कहती हूँ कि मैं इसके लिए एक इस तरह की कोई कलेक्शन लेती हूँ, मैं इसमें लेती हूँ 1 2 3 5 एंड 4 6। अब मैं कहती हूँ कि ये जो सेट है ना, ये वाला, ये इसके लिए पार्टीशन है। अब ऐसा क्यों होता है, पार्टीशन के लिए कौन सी दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये वाला जो है ये इसके लिए पार्टीशन कब होगा, जब मैं इन सारे के सारे सेट्स का, इसमें आने वाले सारे सेट्स का जब यूनियन दूँ तो मुझे एग्जैक्टली यही जी मिल जाए।
एक तो क्या हो कि मैं इन सब का जब यूनियन लूँ तो मुझे एग्जैक्टली जी मिल जाए। दूसरी क्या कंडीशन होल्ड हो रही हो कि जब मैं इन सब का आपस में इंटरसेक्शन लूँ तो वो फाई आए, मतलब इनके अंदर आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, ये एक दूसरे से डिसजॉइंट सेट्स हों। डिस्टिंक्ट, तो ये डिस्टिंक्ट होने का क्या मतलब होता है? सपोज़ मैं 1 2 एक सेट लेती हूँ और एक सेट में 2 3 लेती हूँ। अब ये सेट्स डिसजॉइंट नहीं है लेकिन ये डिस्टिंक्ट अभी भी हैं। लेकिन अगर इनके एलिमेंट्स बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट एलिमेंट्स हों, मतलब जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो इसमें ना हों और जो एलिमेंट्स इसमें हैं वो इसमें ना हों, तो आप कहेंगे कि वो सेट्स क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होंगे। तो आपको क्या चाहिए होता है? आपको कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स चाहिए होती है। ऐसे डिसजॉइंट सेट्स जिनका आप यूनियन लें तो एग्जैक्टली यही सेट बन जाए, तो आप कहेंगे कि ये क्या है? इसके लिए पार्टीशन है। तो अब देखिए, अगर आपने क्या किया है, आपने एक ग्रुप जी एक ग्रुप लिया हुआ है, ठीक है, कोई सा भी ग्रुप लिया हुआ है, फाई आपने एच एक सब ग्रुप लिया हुआ है। अब इसके अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं? एच बी A1 A2 इस तरह के को सेट्स आ रहे हैं। अब आपने क्या प्रूफ करना है कि ये फाई जो है ये इसके लिए, ये आपने ये लिया है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये क्या है? जी के लिए पार्टीशन है। मतलब आप जब इसके सारे के सारे सब ग्रुप्स का, ये जो सारे के सारे इस सब ग्रुप के कोसेट्स हैं, इन कोसेट्स का जब यूनियन लें तो आपको जी मिलना चाहिए, और ये सारे कोसेट्स होने भी डिसजॉइंट चाहिए। तो ये दो चीज़ें अगर आप प्रूफ कर दें तो क्या होगा कि ये जी के लिए पार्टीशन प्रूफ हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, आप पहले ये प्रूफ करने के लिए, अब देखिए आपके पास क्या है, आप यहाँ से क्या लेते हैं कि ये जो कोसेट्स हैं ये कैसे बने हैं? जी हमारे पास एक ग्रुप था, एच हमारे पास एक सब ग्रुप था। अब आप क्या करते हैं? जी के एलिमेंट्स उठाते हैं। अब आप क्या कहते हैं? लेट ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ए अगर जी से बिलोंग कर रहा है, एम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू ए एच। अब राइट को सेट ले लें। अगर ए जी से बिलोंग करता है, डेफिनेटली ए जो है वो एच ए वाले को सेट से भी बिलोंग करेगा। तो अब आप देखें, आपके पास यहाँ से क्या आया कि आपने एक एलिमेंट ए जो है ना वो जी में से उठाया, लेकिन आपको वो एक को सेट में मिल गया। अगर आपको एक एलिमेंट आपने जी में से उठाया और को सेट में मिल गया, तो मतलब क्या है कि आप क्या लिख सकते हैं? जी क्या है, यानी कि इसका हर एलिमेंट, जी का हर एलिमेंट आपको किसी न किसी को सेट में लाजमी तौर पे मिल जाएगा। मतलब आप क्या करते हैं, आप जी का एक एलिमेंट उठाते हैं, आपको वो मस्ट किसी न किसी एक को सेट में लाजमी तौर पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको लाजमी तौर पे किसी न किसी को सेट में मिल जाता है, तो आप यहाँ से क्या कहते हैं कि दिस इम्प्लाइज जी पूरे का पूरा आपको इसके यूनियन ऑफ दिस, मतलब इसमें से किसी न किसी में मिल रहा है, तो मतलब इनके यूनियन पूरे के पूरे इस सेट में, आप क्या कहते हैं कि इस पूरे के पूरे सेट में से किसी न किसी चीज़ में, मतलब आपको पूरा जी इसका सबसेट लाजमी होगा, ठीक है। एक चीज़ आपको पता चल गई कि जी इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ दिस, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप देखें, आपने क्या प्रूफ करना है? अब आप देखें कि एच ए डेफिनेटली सारे के सारे जी के सबसेट्स हैं। एच चूँकि इसका सबसेट था, तो एच ए भी आपको पता है कि सारे के सारे को सेट्स हैं, लेकिन हैं तो जी ही के सबसेट्स। तो जब या सारे के सारे को सेट्स जी के सबसेट्स हैं, तो इन सारे को सेट्स का आप यूनियन ले लें, वो भी ऑटोमेटिकली जी का सबसेट रहेगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ये भी इसका सबसेट है। अब ये दोनों कंडीशंस अगर होल्ड हो रही हैं, तो ये क्या इम्प्लाई करते हैं कि जी इक्वल है यूनियन ऑफ दिस वन। अब ये था, ये बच्चे मैंने आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट्स ऐड होती हैं, वो आपने अपनी बुक से ऐड कर लेनी है। मैंने आपको ये बता दिया कि ये कैसे होल्ड होता है, ये कैसे होल्ड होता है, फिर इन दोनों को मिला के ये होल्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स भी लिखी हुई हैं, आपने वो स्टेटमेंट्स अपनी बुक से देख लेनी है। इसके बाद आ जाए, अब एक चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, हम यूनियन वाली कंडीशन को प्रूव कर चुके हैं कि जब आप को सेट्स का यूनियन लेते हैं तो वो पूरे जी के इक्वल आ जाता है। दूसरी कंडीशन जो आपने प्रूव करवानी है वो ये करवानी है कि को सेट्स आपस में डिसजॉइंट हैं। तो मैंने क्या प्रूव करना है कि अगर एच ए एंड एच बी आर डिस्टिंक्ट को सेट्स ऑफ एच, तो मैंने प्रूव करवाना है कि इनका इंटरसेक्शन फाई आता है, मतलब ये डिसजॉइंट है।
तो ये चीज़ प्रूव करवाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इनके इंटरसेक्शन में से एक एलिमेंट सपोज कर लेती हूँ कि ये डिसजॉइंट नहीं है और एक एलिमेंट ऐसा है जो इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। मैंने क्या किया, मैंने कॉन्ट्रेरीली सपोज कर लिया है कि अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो डेफिनेटली एक एलिमेंट ऐसा होगा जो इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करेगा। मैंने लेट कर लिया है कि एक्स वो एलिमेंट है जो इनके इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। अब अगर एक्स इस तरह के सेट्स दोनों सेट्स में आ रहा है, मतलब एक्स जो है वो इस तरह के किसी एलिमेंट के इक्वल भी है जिसमें एज आपने लिया फिर साथ में ए लिया, और एक्स जो है वो इस तरह के किसी एलिमेंट के इक्वल भी है, मतलब आप इधर से एक एच प्राइम और बी ले रहे हैं। अब देखिए अगर ये दोनों के इक्वल है, यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगी, मैं बोथ साइड्स एच इनवर्स ले लूँगी। यहाँ से एच इनवर्स एच कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एच इनवर्स एच प्राइम और बी बचेगा। अब ये दोनों एच के एलिमेंट्स हैं, डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट भी एच में आएगा। मैंने लेट कर लिया वो एच डबल प्राइम है, तो ए इक्वल हो गया एच डबल प्राइम बी के। अब ये किसका एलिमेंट है, ये एच बी का एलिमेंट है, तो आप क्या कहेंगे, ए बिलोंग करता है एच बी से। ठीक है, अब अगर यहाँ तक प्रूफ हो गया कि ए जो है वो एच बी से बिलोंग करता है, तो मैं क्या प्रूफ करूँगी कि एच ए से बिलोंग करने वाला, अभी तो सिंपली ए स्मॉल ए जो है वो एच बी से बिलोंग किया। वो कहता है अगर ए एच बी से बिलोंग कर जाता है तो फिर एच ए से बिलोंग करने वाला हर एलिमेंट एच बी से बिलोंग कर जाएगा। ये कैसे आएगा, वो कहता है कि अगर वाई बिलोंग करता हुआ मैं एच ए से ले लूँ, एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लूँ, मुझे पता है कि वाई अगर इससे बिलोंग करता है तो वो इस फॉर्म का एलिमेंट होगा, यानी कि एक एच का एलिमेंट होगा, साथ में ए होगा, एच वन ए ले लिया उसने। अब ए मुझे पता है कि इक्वल किसके है, यहाँ से देखें एच डबल प्राइम बी के, मैंने लिख लिया ए की वैल्यू एच डबल प्राइम बी। ये दोनों एच के एलिमेंट हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी एच का एलिमेंट है। मैंने लेट कर लिया कि इनका प्रोडक्ट एच टू के इक्वल है और एच का एलिमेंट है। अब ये एच का एलिमेंट है, साथ में बी है, ये बिलोंग किससे करेगा, कैपिटल एच बी से। अब यहाँ से देखें मैंने क्या किया, मैंने एक एच ए का एलिमेंट उठाया और इसको मैंने प्रूफ कर दिया वो एच बी में आ रहा है, मतलब एच ए सबसेट किसका है, एच बी का। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो गई कि एच ए एच बी का सबसेट है। अब यही सारी रीजनिंग में दोबारा दूँ तो एच बी भी सिमिलरली आप क्या कहेंगे, आप डायरेक्ट सिर्फ ये लिख देंगे कि जैसे एच ए सबसेट आया एच बी का, सिमिलरली एच बी इज अ सबसेट ऑफ एच ए। अब ये दोनों कंडीशंस अगर होल्ड हो जाएं तो क्या रिजल्ट निकलता है, एच ए इक्वल आ जाता है एच बी के। अब आप देखिए, आप तो ऊपर एच ए और एच बी को डिस्टिंक्ट लेके चले थे, वो इक्वल तो नहीं थे। आपने क्या सपोज किया था कि एच ए और एच बी कोई से टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं। अब अगर ये डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स थे तो इनको इक्वल तो नहीं आना चाहिए था, आपने तो डिस्टिंक्ट लिए थे। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर आप ये डिस्टिंक्ट आंसर लिए थे, डिस्टिंक्ट तो ये हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये डिस्जॉइंट नहीं है और इनमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, तो क्या होता है एंड पे आके कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, आपके पास वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, जबकि इक्वल इसको नहीं आना चाहिए। मतलब अगर आप इसको ऐसे एलिमेंट ऐसे दो सेट्स लेते हैं जो कि डिस्जॉइंट नहीं हैं तो ये एट दी एंड इक्वल आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये डिस्टिंक्ट हैं तो ये डिसजॉइंट भी हैं। तो ये देखिए उसने कहा कॉन्ट्राडिक्टिंग आर सपोजिशन दैट एच ए एंड एच बी आर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये डिसजॉइंट हैं, ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। अगर कोसेट्स डिसजॉइंट भी थे और उन कोसेट्स का यूनियन जी के इक्वल भी था तो डेफिनेटली ये जो सेट था ये क्या था, पार्टीशन ऑफ जी था। अब यहाँ तो हो गया पार्टीशन ऑफ जी तक कि वो पार्टीशन कैसे है जी के लिए। अब एक जो है ना इम्पॉर्टेंट सा जो है वो यहाँ पे रिज़ल्ट है जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। अब देखिए आपने क्या किया, अब देखिए आपके पास ये जी था, ये फाई था, जिसमें सारे के सारे क्या आए थे, एच ए वन एच ए टू, ये सारे डिस्टिंक्ट और डिसजॉइंट राइट को सेट्स हो गए। यहाँ तक आप ये देख चुके हैं कि ये जी के लिए पार्टीशन है, मतलब इसका यूनियन जी के इक्वल है। अगर इसका यूनियन जी के इक्वल है और फिर ये सारे डिसजॉइंट भी हैं, ठीक है। अब आप देखें ये सारे के सारे आपके पास जी का ऑर्डर एन था, एच का ऑर्डर आपके पास एम था। अब देखिए अगर इसका ऑर्डर एम है तो अगर जितने भी इसके राइट को सेट्स होंगे, डेफिनेटली एज का ऑर्डर अगर थ्री है, सपोज एज जो है वो थ्री ऑर्डर का है या उसमें तीन एलिमेंट्स हैं, एक दो और तीन, तो इसके आप जो राइट को सेट्स लेंगे एच ए, वो तो हर एलिमेंट से सिर्फ मल्टीप्लाई होके ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनका ऑर्डर भी एग्जैक्टली वही रहेगा वन वन कॉरस्पॉन्डेंस की वजह से।
तो जो एज का ऑर्डर है वही इसके राइट को सेट्स का भी ऑर्डर है। अगर एज का ऑर्डर m है तो इसका ऑर्डर भी m है, इसका ऑर्डर भी m है। ठीक है, अब आपने यहाँ से क्या देखा कि एक तो आपको ये पता चला कि जो एज का ऑर्डर होगा वही उसके राइट को सेट्स का भी ऑर्डर होगा। दूसरा हमने क्या देखा था जी, हमारे पास फाइनाइट था और ये उसके लिए पार्टीशन है। अगर ये जी फाइनाइट है और ये उसकी पार्टीशन है तो मस्ट ये भी फाइनाइट है, मतलब ये सेट भी फाइनाइट है। मैं लेट कर लेती हूँ कि इसका ऑर्डर जो है वो आर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बेसिकली यही किया है। मैंने यहाँ पे जी का ऑर्डर लिया, एज का ऑर्डर लिया, मुझे पता है कि ये पार्टीशन है तो ये भी फाइनाइट है, मतलब इसका ऑर्डर भी फाइनाइट है। मैंने लेट कर लिया है कि आर बी द नंबर ऑफ कोसेट्स इन दिस, कि आर इसका ऑर्डर है, मतलब आर इसमें क्या है, कोसेट्स हैं। अब एज ए का ऑर्डर मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ कि अगर एज फाइनाइट है उसके कोसेट्स भी फाइनाइट है। एज का ऑर्डर एम है तो उसके कोसेट्स का भी एम है। ठीक है, इसका मतलब है अगर इसका ऑर्डर जो है, अब देखें, अब यहाँ से जो चीज़ पता चलती है कि इस फाई का ओवरऑल ऑर्डर जो फाई का है वो आर है। अगर फाई का ऑर्डर आर है इसके हर सेट में, अब ये डिफरेंट सेट्स हैं, मतलब अगर आप देखें एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, हर एक का ऑर्डर एम है। ठीक है, और इट्स सिर्फ फाई में आर एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना चाह रहे हैं, इसके m एलिमेंट्स हो गए, फिर इसके m एलिमेंट्स हो गए, फिर इसके m एलिमेंट्स हो गए, और ये टोटल r टाइम्स आ रहा है, तो m को r टाइम्स ले लें। टोटल m को अगर आप r टाइम्स ले लें तो वो क्या हो जाएगा, इसके यूनियन का ऑर्डर नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस सारे का जब यूनियन लेंगे तो वो आपके पास एग्जैक्टली ये सारे एलिमेंट्स मिलके जो बनते हैं वो आ जाएंगे। तो आपके पास इस टोटल का किसके इक्वल हो जाएगा, m डॉट r के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ यही लिखा। अब ये यूनियन ऑफ फाई किसके इक्वल है, g के इक्वल है, मतलब g का ऑर्डर r डॉट m के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू n। अब अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है तो आप देखें आपके पास सपोज मैं लिख सकती हूँ 6 इज इक्वल टू 3.2, तो डेफिनेटली 3 भी 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, 6 के फैक्टर्स हैं। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया कि m जो कि एज का ऑर्डर था और r जो कि एज का इंडेक्स था, ये दोनों क्या हैं, n के फैक्टर्स हैं। अगर ये दोनों n के फैक्टर्स हैं तो डेफिनेटली दोनों n को डिवाइड भी करते हैं। तो यही चीज़ लैग्रांज थ्योरम में हमने प्रूव करनी थी। तो यहाँ तक आपका थ्योरम प्रूफ हो गया है।